Yes, class 12th. Welcome to Simply Commerce again. We were doing फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. जैसे हमने डिसीजंस में किया था, तीनों डिसीजन हमने समझे और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजंस भी समझे. और अब हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. चलिए स्टार्ट करते हैं. यस क्लास 12 स्टार्ट करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर. बट कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि कुछ हम डिफरेंट टर्म्स को भी समझें, राइट. जैसे कौन कौन सी टर्म्स हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन. बट फिर से भाई हम क्रैम नहीं करने वाले हैं, हम चीज़ों को समझेंगे चाहे हमें टाइम ही क्यों ना लगे. बट एक सिंपल सी चीज़ समझो. जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, अकाउंट्स में चलते हैं थोड़ा सा, है ना. अकाउंट्स में हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, तो बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होती थी वो लायबिलिटीज़ के इक्वल होती थी. हमेशा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आता था. कभी सोचा ऐसा क्यों होता है कि एसेट टू टोटल लायबिलिटी इक्वल क्यों होती है? क्योंकि बेटा एक चीज़ ध्यान रखना. एक सिंपल से एग्जांपल सुनो. इसके लिए भी एग्जांपल. जो भी कोई बिज़नेस एसेट खरीदता है, सपोज़ आपने अपने बिज़नेस के लिए एसेट खरीदा, तो वो पैसा कहाँ से अरेंज करते हैं? या तो वो आप अपना पैसा लेके आते हैं या फिर आप बाहर से उधार लेते हैं. मतलब जितने आपके पास एसेट है वो आपके लाए हुए पैसों से तो ही तो खरीदी गई है. मतलब जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो पैसा आप लेके आए हैं, उन्हीं पैसों से तो आपने एसेट खरीदी है. तो इसका मतलब जो एसेट खरीदी हैं और जो पैसा आप लाए हैं वो दोनों तो इक्वल होंगे. तो एसेट साइड इसीलिए लायबिलिटी साइड के, लायबिलिटी में वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं जहाँ से आपने पैसा अरेंज किया होता है. तो यहाँ से पैसा अरेंज किया मतलब लायबिलिटी साइड वाली सारी चीज़ों से आपने पैसा अरेंज किया और फिर वही सारे पैसे से आपने एसेट खरीद ली. तो इसीलिए तो लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, राइट. चले ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया. तो इसका मतलब हमने यहाँ से एक चीज़ निकाली. इसका मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी साइड पे सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लिखे होते हैं जहाँ से हमने पैसा अरेंज किया एसेट खरीदने के लिए. या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि लायबिलिटी साइड ऑफ कंपनी में क्या क्या लिखे होते हैं. एक बार चेक करते हैं. तो सबसे पहले क्या लिखा होगा? कुछ भी लिख देते हैं. कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज किया? सपोज़ इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा अरेंज किया, ये हम लायबिलिटीज़ में लिखते हैं. और कहाँ से पैसा अरेंज किया? कुछ प्रेफरेंस शेयर भी हमने इशू किए कंपनी ने, वहाँ से पैसा अरेंज कर लिया. देन कुछ उसने डिबेंचर्स इशू किए, वहाँ से पैसा अरेंज किया. और कुछ उसने रिटेन्ड अर्निंग रखी, वहाँ से पैसा उसको मिल गया. तो ये सारा पैसा. और फिर उसने कुछ पैसा थोड़े टाइम के लिए भी उधार लिया. जैसे क्रेडिटर्स होते हैं 2-3 महीने के लिए उधार दे देते हैं, ट्रेड पेबल्स, ये सब 2-3 महीने के लिए उधार वाली बात चलती है. तो कुछ करंट लायबिलिटीज़ भी होती हैं, ऐसी लायबिलिटी जो कि 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है. और कुछ पैसा हमें वहाँ से भी मिल गया. ये लीजिए, यहाँ से हमारा पैसा अरेंज हुआ और ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स खरीद ली. और वो सब चीज़ें, वो सब सोर्सेज जहाँ से हमने पैसा अरेंज किया वो हमने लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखा दिया, राइट. अब चलिए, अब हम अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को समझते हैं. सबसे पहला कंसेप्ट दैट इज़ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ये बताता है कि आपने कहाँ कहाँ से फाइनेंस अरेंज किया है. मतलब क्या स्ट्रक्चर है, कितना पैसा आप कहाँ से लाए हैं. सपोज़ आपने 20 लाख की, मैं इधर लिख देती हूँ, 20 लाख की आपने इक्विटी शेयर इशू किया, 10 लाख का आपने प्रेफरेंस किया, 5 लाख के आपने डिबेंचर इशू किए, 5 लाख आपके पास रिटेन अर्निंग है, 3 लाख आपने करंट लायबिलिटी है. तो कोई मुझसे पूछेगा आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से कितना पैसा रेंज है आपके पास? तो 20, 30, 40 एंड दैट इज़ 43 लाख. दिस इज़ माई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. मतलब जहाँ से आप पैसा अरेंज कर रहे हैं, जहाँ से आप फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं, वही आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है. तो ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं कि 43 लाख रुपीज़ हमने अरेंज किया है, ये मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है. कैसे कैसे अरेंज किया है? इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, रिटेन एंड करंट लायबिलिटी. दिस इज़ माई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, राइट. अब ये हो गया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. जब मैं आती हूँ सेकेंड चीज़ पे, सेकेंड क्या है? कैपिटलाइजेशन.
कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, इसमें सिर्फ ये चीज़ें शामिल की जाती हैं जो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज आपको फाइनेंस अवेलेबल कराती हैं। सिंपल सी बात देखो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी को पूरे लाइफ टाइम तक पैसा इनका वापसी नहीं करना, लाइफ टाइम तक पैसा मिल गया कंपनी को, प्रेफरेंस में थोड़ा से 10-20 साल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं। रिटेन अर्निंग भी तो सारे टाइम अपने पास ही पड़ी है, इसको वापसी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर आपको वापसी करनी है, तो अगर मैं इसमें से शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हटा दूँ, मतलब यहाँ पर जो थोड़े टाइम के लिए मुझे पैसा अरेंज करके दे रही है वो करंट लायबिलिटीज़ को मैं हटा दूँ, तो बाकी सारा जो मेरा स्ट्रक्चर बैठेगा वो कौन सा स्ट्रक्चर, उसको मैं क्या बोलूँगी, कैपिटलाइजेशन। मतलब मैं ये कहूँगी कि 20 लाख इक्विटी से मिले हैं मुझे, 10 लाख प्रेफरेंस से, 5 लाख डिबेंचर से और 5 लाख रिटेन अर्निंग से, दैट इज़ माई कैपिटलाइजेशन। ये मेरा कैपिटलाइजेशन है, राइट। अब दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको। एक बार पढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में मैंने लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल सबको इंक्लूड किया, बताया अपना स्ट्रक्चर कितना इक्विटी से लिया, कितना प्रेफरेंस है, कितना करंट लायबिलिटी, सब चीज़ें। दिस इज़ माय ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देन कम टू कैपिटलाइजेशन, यहाँ पर मैं करंट लायबिलिटी हटा दूँगी, मतलब जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस उसको आप हटा दीजिए, तो जो बाकी आपका स्ट्रक्चर रहा ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। अब हम समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर मैं इनके बीच का प्रपोर्शन बताती हूँ आपको, या परसेंटेज में मैं आपको बताती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमने फाइनेंस अरेंज किया है उसमें 20% इक्विटी शेयर है, 10% डिबेंचर्स हैं, 5% रिटेन अर्निंग है, -% इतना है, इतने परसेंट इतना है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रही मैंने कितने रुपए अरेंज किए हैं, मैंने आपको ये नहीं बताया कि 220 लाख अरेंज किया, नो, मैं आपको परसेंटेज में बता रही हूँ या एक प्रपोर्शन में बताऊँगी कि मेरा इतना प्रपोर्शन इक्विटी का है और मेरा इतना प्रपोर्शन बोरोड फंड का है, 2:1, दैट इज़ द रेशो। कितना प्रपोर्शन कैसे है तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको न्यूमेरिकली नहीं बता रही कि कितने रुपए मैंने अरेंज किया है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। हमेशा ध्यान रखिए कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंस और कैपिटलाइजेशन में क्या फ़र्क है। कैपिटलाइजेशन एक क्वांटिटेटिव टर्म है, ये आपको ये बताती है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज को लेती है और क्वांटिटेटिव टर्म है, ये आपको ये बताती है 20 लाख इक्विटी, 10 लाख प्रेफरेंस, इतने लाख इससे, इतने लाख इससे। लेकिन जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज को इंक्लूड करती है, वो भी करंट लायबिलिटी को नहीं इंक्लूड कर रही है, लेकिन वो प्रपोर्शन बता रही है आपको, वो आपको न्यूमेरिकली नहीं बता रही कितने रुपए आपने अरेंज किया, वो आपको प्रपोर्शन बताती है, इतने परसेंटेज इक्विटी से लिया, इतना परसेंटेज हमारे डेट है, या इतना परसेंटेज हमने कहीं और से अरेंज किया है, जो भी समथिंग है। तो ये एक क्वालिटेटिव टर्म होती है। तो अगर मैं कहूँ तो कैपिटलाइजेशन और क्वांटिटेटिव टर्म, और अगर मैं कहूँ कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी जिसको कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये क्वांटिटेटिव टर्म है, ये क्वालिटेटिव टर्म है। ये आपको न्यूमेरिकली नहीं बता रही है, आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि कितने परसेंटेज आपने कहाँ से अरेंज किया है, कितना प्रपोर्शन कितना अरेंज किया है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल अरेंज की है इनके बीच का प्रपोर्शन क्या है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है, राइट। अब नेक्स्ट इसके बाद वैसे तो होना चाहिए आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, लेकिन मैं वो नहीं कराऊंगी। उससे पहले मैंने अभी मेरे दिमाग में आया कि उससे पहले मुझे आपको 2 कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर कैपिटल स्ट्रक्चर के जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो तो फटाफट आपके दिमाग में आएंगे। बट अभी फ़िलहाल हम 2 कंसेप्ट को लेकर चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज, जिसको हम कैपिटल गियरिंग भी बोलते हैं, और साथ में हमारा सेकंड कंसेप्ट रहेगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोनों ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स को समझने के लिए, राइट। तो ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल लीवरेज लेके चलते हैं और साथ में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी समझते हैं, राइट। तो आज के लिए छोटा सा ही शॉर्ट ही वीडियो, इसको समझेंगे अच्छी तरह से। पसंद आए यस बेटा, अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, क्योंकि वी नो दैट कि अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो गॉड हमारी भी हेल्प करता है। हो सकता है किसी को एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो अगर आप उनको ये सेंड करेंगे
कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। चलिए लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।